नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी से टॉप 23 प्रश्नों को लेकर आए हैं अध्याय नंबर 3 से। पिछले क्लास में हमने अध्याय नंबर 3 से आपको 20 प्रश्न कराए थे और आज के एपिसोड नंबर 30 में हम अध्याय 3 से आगे बढ़ते हुए कुल 23 प्रश्न और कराएंगे। तो अध्याय नंबर 3 से आपको टोटल 20 और 23 टोटल 43 प्रश्न मिलेंगे और इन प्रश्नों के साथ में आपको महत्वपूर्ण तथ्य भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं इसी क्लास में। और साथ में आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक यहाँ तक की क्लासेस देख ली हैं, पूरी कर ली हैं, आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। और अभी आपकी क्लासेस कुछ दिन के लिए रुकेंगी, कारण आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा जो अध्याय नंबर 4, 5, 6 है क्लास 9th एनसीईआरटी का, वो हमने आपको क्लास 11th एनसीईआरटी में भी कराया है। तो हम एक बार देख लेंगे और जो भी नए प्रश्न बनने लायक होंगे क्लास 9th एनसीईआरटी से, वो हम आपको करा देंगे। बाकी जो आपका प्रमुख था, जो मेन था, जहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादा आते हैं अध्याय नंबर 3 तक, वो हमने आपको करा दिया। बाकी जो बचे चैप्टर्स हैं उनको भी हम आपको कुछ समय पश्चात करा देंगे। और आप लोगों का अगर क्लास की बात करें तो क्लास अब आज आपकी क्लास होगी और आज के बाद कब होगी वो हम आपको आगे अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी निश्चिंत इस चीज़ का जो है सर्टेनिटी नहीं है कि कब हम आपका क्लास वापस से लेंगे। तो आप सभी अभ्यर्थी जिन लोगों ने भी भूगोल की एमसीक्यूज क्लासेस की हैं, आप सभी वापस से रिवाइज कीजिएगा, पहले वीडियो से वापस से जाइएगा, पहले वीडियो से रिवीजन कीजिएगा और इन वीडियोस के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर रिवाइज कर पाएंगे। हमारे हिसाब से अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो उतना बेहतर रिवीजन नहीं कर पाएंगे जितना बेहतर रिवीजन आप वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में हमने आपको टॉपिक्स कवर कराए हैं सारे। और आज शाम को आपकी जो है साइंस एनसीईआरटी की क्लास होगी, क्लास 9th की, और ये भी क्लास हो जाएगी। एंड देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी ये हम आपको आगे सूचना देंगे। अध्याय नंबर 30 है, एपिसोड नंबर 30 है, क्लास 9th एनसीईआरटी अध्याय नंबर 3 का पार्ट 2 है। पहला सवाल आप सभी के सामने है और प्रश्न है 21। 20 प्रश्न इससे पहले हो चुके हैं, तो 21 नंबर प्रश्न से आज हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ भ्रंश घाटी में बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जिसको हम ईश्वरी बोलते हैं। 21 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिएगा। तो पश्चिम की तरफ भ्रंश घाटी में बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं जिनका नाम है नर्मदा और ताप्ती। तो ए और सी यहाँ पर सही है, इस वजह से राइट आंसर आपका 1 से अधिक है। चूंकि यहाँ पर पश्चिम से पूछा गया है और पश्चिम से पूछे जाने के वजह से जो है दामोदर पूरब की तरफ बहती है, दामोदर पूर्व की तरफ बहती है। भ्रंश घाटी में तो बहती है कुछ समय के लिए, लेकिन ये पूर्व की तरफ बहती है, तो दामोदर इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। और साथ में ज्वार नदमुख का भी कंडीशन है यहाँ पे, तो दामोदर भ्रंश घाटी में बहती है, ये समानता है। नर्मदा के साथ में दामोदर घाटी की यही समानता की दामोदर घाटी भी भ्रंश घाटी में, दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। और इस प्रश्न का जो सबसे सटीक आंसर है ए और सी है, ए और सी के वजह से राइट आंसर आपका डी है। दामोदर की बात करें तो पूर्व की तरफ भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो हुगली नदी की सहायक नदी है। और हुगली नदी की बात करें तो ये गंगा नदी की वितरिका नदी है, गंगा नदी की वितरिका नदी है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे। अगला सवाल आपका है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा धुआंधार प्रपात का निर्माण किया जाता है। और जो भी प्रश्न हम आपको बना रहे हैं, यहाँ पर करा रहे हैं, ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी के उस प्रॉपर चैप्टर से मिल जाएगा। जो जो हम आपको बता देते हैं सभी चैप्टर वाइज, उसी प्रॉपर चैप्टर में ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जब आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाता है। तो धुआंधार प्रपात का निर्माण की बात करें तो धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी यहाँ पर राइट आंसर होगा। धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, राइट आंसर आपका 22 में नन ऑफ दीज हो जाएगा। नर्मदा की बात करें तो भेड़ घाट एक जगह है जबलपुर के निकट, संगमरमर के पत्थरों में या सैलों में, संगमरमर के सैलों में गहरे गौज से बहती है, और जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहीं पर धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, धुआंधार प्रपात किसके द्वारा बनाया जाता है, नर्मदा नदी के द्वारा, जबलपुर के निकट। और नर्मदा के द्वारा बनाए गए अन्य जलप्रपात कौन से महत्वपूर्ण है, धुआंधार तो है ही, सहस्त्रधारा आपको याद रखना है, कपिल धारा याद रखना है, और जो है ये आपको 3 याद रखना है। तो धुआंधार, सहस्त्रधारा और कपिल धारा, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के द्वारा बनाए गए जलप्रपात हैं। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं।
प्रश्न नंबर 23 में क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिएगा। माही नदी है, भारतपुझा नदी है या पेरियार नदी है। तो यहाँ पर बात करें माही नदी की, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार क्रॉस करती है माही नदी। भारतपुझा की बात करें, माही जो है पश्चिम की तरफ बहती है और ये जाके गिरती है खंबात की खाड़ी में। भारतपुझा की बात करें तो ये भी अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की तरफ बहती है। पेरियार भी पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर में जाके गिरती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, माही, भारतपुझा और पेरियार, ये तीनों नदियाँ हैं। तो राइट आंसर आपका 1 से अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी के बारे में सही कथन आपको बताने हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी द्रोणी 50% भाग महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी द्रोणी का मतलब है कि गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों का जो पूरा एक नेटवर्क होता है, क्षेत्र होता है, उसी को हम द्रोणी बोलते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था। तो गोदावरी नदी द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र में है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, राइट आंसर है। इसके अलावा गोदावरी नदी द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र में, ये भी बात बिल्कुल सही है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो याद रखना आपको, तीनों ही विकल्प यहाँ पर आपके गोदावरी नदी के बारे में सही है। तो 1 से अधिक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी की उत्पत्ति आपसे पूछा जा सकता है। तो गोदावरी की उत्पत्ति जो होती है त्र्यंबकेश्वर से होती है, नासिक जिला में पड़ता है, पश्चिम घाट की ढालों से, महाराष्ट्र में। और गोदावरी नदी द्रोणी की बात करें तो महाराष्ट्र में 50% क्षेत्र पड़ता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका नदी द्रोणी स्थित है। गोदावरी की सहायक नदियाँ आपसे पूछा जा सकता है। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा जो आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा आपको याद रखना है। इसको दक्षिण गंगा कहने की वजह से बेनगंगा और पेनगंगा आसानी से आप याद रख सकते हैं। गोदावरी की जो लंबाई है एनसीईआरटी में लगभग 1500 किलोमीटर दी गई है, लगभग में 1500 दी गई है, वैसे कितनी है तो 1465 किलोमीटर एग्जैक्ट है। तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर एग्जैक्ट गोदावरी की लंबाई है। और ये भारत में बात करेंगे तो गंगा के बाद जो है दूसरे नंबर पर भी आती है। अगला सवाल है आपका, महानदी का उद्गम स्थल क्या है? सिहावा छत्तीसगढ़ में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, मैकाल अमरकंटक में। कमेंट कीजिएगा 25 नंबर में क्या राइट आंसर होगा। तो महानदी का उद्गम स्थल, अब बात करें हम मैकाल अमरकंटक की, तो मैकाल अमरकंटक से नर्मदा, सोन, ये प्रमुख नदियां हैं जो मैकाल अमरकंटक से निकलती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैकाल अमरकंटक से 3 नदियों को याद आप रखना है, नर्मदा, सोन और जोहिला। जोहिला की बात करें तो सोन नदी की सहायक नदी है। तो नर्मदा, सोन और जोहिला ये 3 नदियां हैं जो मैकाल अमरकंटक से निकलती हैं। मैकाल श्रेणी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से जो है बात करें तो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी निकलती है। सिहावा छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा सिहावा छत्तीसगढ़ में सिहावा नामक एक स्थान है, वहीं से महानदी का उत्पत्ति होता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? कमेंट कीजिएगा 26 नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा की बात करें तो ये जो है सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा मूसी नदी की बात करें तो मूसी नदी के किनारे आपको याद रखना है कौन सा शहर स्थित है। तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। 26 में राइट आंसर आपका बी है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है कृष्णा नदी और 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में अंततः गिरती है। तो कृष्णा नदी का उत्पत्ति स्थल महाबलेश्वर याद रखना है। गोदावरी का भी हमने क्या पढ़ा है, गोदावरी का त्रिम्बकेश्वर, तीनों आपको याद रखना है। गोदावरी का त्रिम्बकेश्वर है, कृष्ण का महाबलेश्वर है, कृष्ण भगवान महाबली थे तो उस हिसाब से आप महाबलेश्वर याद रख सकते हैं। गोदावरी का त्रिम्बकेश्वर है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी के बारे में गलत कथन आपको बताने हैं। पहला है कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी की लंबाई 760 किलोमीटर है।
अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी इसकी सहायक नदियां हैं। आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो कावेरी नदी के बारे में बात करें तो कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ये सही है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर, ये भी सही है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में बात करेंगे तो सबसे कम लंबाई कावेरी की ही है। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी ये 4 सहायक नदियाँ जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। कावेरी की सहायक नदियों के बारे में तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं, तो इसलिए गलत कथन कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। और कावेरी नदी के बारे में आपको याद रखना कि कावेरी नदी की द्रोणी कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ियाँ आप जानते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पड़ता है, तो कावेरी नदी की द्रोणी आप तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कमेंट कीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। कुंचिकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात या दूधसागर जलप्रपात। तो बात करें हम दूधसागर जलप्रपात की, तो दूधसागर जलप्रपात स्थित है गोवा में, और यह जो है मांडोवी नदी पर स्थित, मांडोवी नदी के द्वारा इस जलप्रपात का निर्माण किया गया है। जोग जलप्रपात की बात करें तो कर्नाटक में है, और यह जो है शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है, शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है कर्नाटक में। इसके अलावा कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की जो उपाधि मिली है वो मिली है कुंचिकल जलप्रपात को। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी के द्वारा बनाया गया है। तो याद रखना नदी का नाम कौन सा जिसके द्वारा कुंचिकल जलप्रपात बनाया गया है, वराही नदी राइट है। तो याद रखिएगा वराही नदी के द्वारा कुंचिकल जलप्रपात का निर्माण किया गया कर्नाटक में, और यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा झरना है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात मांडोवी नदी पर गोवा में स्थित है। इसके अलावा आपसे एनसीईआरटी में पूछा गया था भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात आपसे पूछा गया था, तो ये कावेरी नदी बनाती है जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो शिव समुद्रम प्रपात की बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया जाता है। टीआरई में आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा हुआ है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी झील आपको पूछा जा रहा है। लेक सुपीरियर है, लेक चिल्का है या कैस्पियन सागर है? लेक सुपीरियर की बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जब आपसे पूछेगा मीठे पानी या ताजे पानी, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से लेक सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के अनुसार। लेक चिल्का की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम सागर है लेकिन ये वास्तव में एक झील है, याद रखिएगा कैस्पियन सागर जो है एक झील है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर को माना जाएगा। इसके अलावा आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? ताजे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में कौन सी है? तो सुपीरियर झील है क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरा चीज़ है आपसे विश्व की सबसे लंबी झील आपसे पूछेगा तो तंगानिका झील है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो लेक तंगानिका या तंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील पूछेगा, विश्व की सबसे गहरी झील पूछे, या फिर आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछेगा तो आयतन के अनुसार, आयतन मतलब है कितना ज़्यादा जल उसमें है, तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बैकाल झील, रूस का बैकाल झील जो है नंबर 1 पर है। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है। और जब यही आपसे क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार, तब आपका सुपीरियर झील हो जाएगा। सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा में स्थित है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 में इजराइल में मृत सागर है स्थित है जिसको हम डेड सी बोलते हैं। और डेड सी या मृत सागर की बात करें तो मृत सागर के जल में तैराक है वो तैर सकते हैं, या आप भी जाएं तो आराम से तैर सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं, आपको उसमें तैरने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? लवणता की कमी के कारण, यानी सैलिनिटी में कमी है,
पोटेशियम की उपस्थिति के कारण, लवण की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण, यानी सैलिनिटी ज़्यादा है उसके कारण। तो इजराइल में मृत सागर के जल में तैराक कैसे तैर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है लवण की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण। तो राइट आंसर आपका 30 नंबर प्रश्न में सी है, लवण की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण। तो राइट आंसर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का, लवण की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण, यानी लवणता इसकी बहुत अधिक है मृत सागर की, डेड सी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस सागर में या समुद्र में किस सर्वाधिक लवणता है, कैस्पियन सागर में है, भूमध्य सागर में है या मृत सागर में है। तो सर्वाधिक लवणता की बात करेंगे निम्नलिखित में से, और जब कभी भी आपसे निम्नलिखित में इस शब्द का प्रयोग करा जाए तब आप ये मान के चलिए कि जो भी दिए गए विकल्प हैं आपको उसके अनुसार चुनाव करना है। तो किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता है? तो राइट आंसर आपका है मृत सागर, डेड सी। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे किस जगह का जो है या किस झील का सर्वाधिक लवणता है, तब अगर आपसे पूछेगा झील का दिया रहेगा तो लेक वोन गोलू, याद रखिएगा अजीब सा नाम है, लेक वोन गोलू। और लेक वोन गोलू की बात करेंगे तो ये स्थित है तुर्की में, तुर्की देश में स्थित है लेक वोन गोलू। इसकी लवणता सर्वाधिक है, सैलिनिटी हाईएस्ट है, डेड सी से भी ज़्यादा है, लेकिन डेड सी यहाँ पर समुद्र के रिस्पेक्ट में है और ये थोड़ा सा अंतर है। तो आपको जब दिया रहेगा लेक वोन गोलू तब आपको लेक वोन गोलू मानना है, और जब आपको मृत सागर दिया रहेगा तो मृत सागर मानना है, और वैसे लेक वोन गोलू का ज़्यादा है। अगला सवाल है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में ही बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया है? तो ये सवाल यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में पूछा गया था प्रीलिम्स में कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया, 90% तक ये सूख गया है। मतलब आज से 20-30 साल पहले जितना होता था आज के डेट में उसका 10% ही बचा है। तो राइट आंसर है इसका अराल सागर। अराल सागर बहुत संकुचित हो गया है मानव गतिविधियों के कारण। कमेंट कीजिएगा अराल सागर कहाँ पर स्थित है, किन देशों के मध्य स्थित है? राइट आंसर आपका 32 में ए है, अराल सागर। अगला सवाल आपका है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर किसका निर्माण करती है? ए मियंडरिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप्स इनटू। तो एक विसर्प करने वाली जो नदी होती है वो बाढ़ वाले क्षेत्रों में फ्लड प्लेन्स में कट जाती है और कट कर जो है किसका निर्माण करती है, ये आपको बताना है। तो ये बनाती है गोखुर झील का, ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। राइट आंसर आपका 33 में ए है। और गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहाँ पर बनते हैं? तो नदी घाटी में बनते हैं, रिवर वैली में बनते हैं। ये सवाल TRE2 में पूछा गया था कि कहाँ बनते हैं, तो रिवर वैली में, यानी नदी की जो घाटी का क्षेत्र होगा वहाँ पर बनेंगे। तो गोखुर झील ऑक्सबो लेक हम बोलते हैं जो एक विसर्प नदी के द्वारा बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर निर्माण किया जाता है, जिस जलाकृति का उसको हम गोखुर झील ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका 33 में ए है। ऑक्सबो झील की बात करें तो नदी घाटी में निर्मित होते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में बूढ़ी गंडक नदी के विसर्प के द्वारा कवर झील का निर्माण हुआ है और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, ये आपको ध्यान रखना है। और कवर झील जो है बात करें तो बिहार की पहला रामसर स्थल भी है। बिहार में टोटल 3 रामसर स्थल हैं, कवर झील पहला है जो कि 2020 में बना था। इसके अलावा नागी और नकटी जमुई जिले में पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में जून 2024 में रामसर स्थल बने हैं। तो टोटल 3 रामसर स्थल बिहार में हो चुके हैं। तो ये बूढ़ी गंडक के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा, गंडक देगा तो गलत हो जाएगा, गंडक नहीं है, नाम क्या है, बूढ़ी गंडक नदी के विसर्प के द्वारा कवर झील का निर्माण हुआ है। बेगूसराय जिले में यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, NCERT एक्सरसाइज में भी दिया गया है, प्रसिद्ध बूलर झील और डल झील कहाँ पर स्थित है? 34 नंबर प्रश्न में कमेंट कीजिएगा कि बूलर झील और डल झील कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो बूलर झील और डल झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर आपका 34 में बी है। कॉमन प्रश्न है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है? और बात करें यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, अगर सबसे बड़ी झील पूछेगा तब आपका चिल्का झील होगा, लेकिन मीठे पानी की जब आपसे पूछेगा तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का खिताब बूलर झील को जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर आपका 35 में सी है। इसके अलावा बूलर झील को जल कहाँ से मिलता है? तो बूलर झील से होकर गुजरती है झेलम नदी। तो याद रखिएगा झेलम नदी
झेलम नदी से वुलर झील को जल भी प्राप्त होता है, तो झेलम नदी वुलर झील से होकर निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील हो जाएगा। 35 में आपका राइट आंसर सी है। और जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील, और ये भूगर्भीय क्रियाओं के द्वारा बनी है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा बनी गई है। आपसे ऐसे भी सवाल दिया जा सकता है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी भूगर्भीय क्रियाओं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण बनी है? तो वुलर झील का निर्माण टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है, मणिपुर में है या मिजोरम में? तो लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और लोकटक झील में एक जो है बात करें तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है किबुल लामजाओ, किबुल या कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जंतु के लिए फेमस है? तो ये संगाई हिरन के लिए फेमस है, संगाई हिरन के लिए फेमस है। इसको हम डांसिंग डियर भी कहते हैं, नाचता हुआ हिरन भी कहते हैं, नाचता हुआ हिरन भी कहते हैं। तो ये डांस करता हुआ प्रतीत होता है, संगाई हिरन, संगाई नाम है इसका। चलिए अगला है आपका, भाखड़ा नांगल बांध के जलाशय का क्या नाम है? इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो भाखड़ा नांगल बांध के जलाशय का क्या नाम है? जब कभी भी बांध बनता है तो दूसरे साइड में जलाशय का भी निर्माण होता है जिसको हम मानव निर्मित झील कहते हैं। तो जो मानव निर्मित झील बनती है उसी को जलाशय बोलते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध के जलाशय का जो नाम है वो है गुरु गोबिंद सागर। राइट आंसर आपका ए है, गुरु गोबिंद सागर। राणा सागर और गांधी सागर के बारे में जानकारी दीजिएगा। 37 में राइट आंसर आपका ए है, गुरु गोबिंद सागर। गुरु गोबिंद सागर की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो जलाशय है गुरु गोबिंद सागर याद रखिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान कब आया था या कब लॉन्च हुआ था? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1985 में, 1990 में या 1995 में? तो राइट आंसर है आपका 38 में सी, 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान आया था। 1995 से पहले 1985 में क्या आया था? तो गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान आया था 1985 में, जो आपसे पूछा गया है। तो गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान कब आया था? 1985 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है? ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सवाल दिया गया तो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। तो लवणीय जल वाली झील कौन सी है, यानी नमकीन पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, सांबर झील या डल झील? तो बात करेंगे वुलर झील तो मीठे पानी की झील है, डल झील भी, सांबर झील यहाँ पर है जो कि लवणीय जल वाली झील है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सांबर। सांबर की बात करेंगे तो ये अंतः स्थलीय झील है, अंतः स्थलीय झील है, नमकीन पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील है। चलिए अगला सवाल है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कमेंट कीजिएगा, नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो जहाँ पर अर्जुन आएंगे वहाँ पर कृष्ण को ले आइए, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। याद करने का तरीका सिंपल सा। तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सवाल दिया गया है ये। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा से है, अमरकंटक से है या ब्रह्मगिरी से है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मैकाल श्रेणी से, और ये अमरकंटक में स्थित है, अमरकंटक की पहाड़ियों में। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से उत्पत्ति होती है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मैकाल श्रेणी अमरकंटक पहाड़ी के निकट मध्य प्रदेश में होती है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो यह भी सवाल आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया गया, तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। महानदी, कृष्णा या तापी? कमेंट कीजिएगा कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदी है वो है यहाँ पर तापी। तापी को ताप्ती भी बोलते हैं, तो ताप्ती या तापी एक ही नाम है। तो तापी या ताप्ती भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। राइट आंसर आपका 42 में सी है। ताप्ती नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होती है। तो सतपुड़ा से निकलती है, मुल्ताई सतपुड़ा से निकलती है ताप्ती नदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आखिरी सवाल आज का है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सवाल ये भी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है 1465 किलोमीटर के साथ में गोदावरी। कृष्णा का है 1400 किलोमीटर। नर्मदा का कमेंट करके बताइएगा कितनी लंबाई है। गोदावरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का खिताब या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का खिताब दोनों ही गोदावरी को दिया जाता है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आज आपको अच्छे लगेंगे। मिलेंगे शाम को आपको, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने आपको पढ़ाया उसी को रिवीजन कीजिए। देखिए जीएस को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसे समय पर, एक समय अंतराल पर बार बार उसे रिवीजन करते रहें। अगर आपने 1 महीने पहले कोई चीज़ पढ़ा फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ा तो बेकार हो गया, वो छूट जाएगा अगर आपका बार बार रिवीजन नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीएस अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन से ही आपको जीएस तैयार होगा। तो आप लोग को इस चीज़ को समझना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अब वापस से आज ये आपका क्लास है, इसके बाद कुछ दिन क्लास आपका नहीं होगा, तो आप पीछे की क्लासेस को जाइएगा, वहाँ से उसको रिवीजन कीजिएगा। आज शाम में आपकी एनसीईआरटी साइंस की क्लास होगी, देन इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी हम आगे आपको अपडेट करेंगे। कारण आप सभी को हमने पहले भी बता रखा है। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।